ओके, हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं लिंकेज एंड लिंकेज मैप। लिंकेज तो हम थोड़ा बहुत देख भी चुके हैं, लेकिन आज डिटेल से पूरा देखने वाले हैं। और लिंकेज मैप को दूसरे नाम से जेनेटिक मैप भी कहा जाता है। मतलब किसी क्रोमोसोम में जीन के लोकेशन का पता करना जेनेटिक मैप कहलाता है। तो चलिए पहले मैं आपको लिंकेज टर्मिनोलॉजी समझाता हूं। अगर आप देखेंगे कि लिंकेज, लिंक, तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो आपस में जुड़े हुए हैं और कनेक्टेड हैं। तो लिंकेज का सेंस ही यही निकलता है कि वो आपस में जुड़े हैं, और अगर जुड़े हैं तो साथ साथ रहने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी अलग होने की तुलना में। तो साथ रहने की प्रोबेबिलिटी होती है, इसे हम लिंकेज की टर्मिनोलॉजी, हम इसे अपने क्रोमोसोम में या डीएनए में किसी जीन के लिए यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं कोशिश करता हूं और समझने की कोशिश करते हैं लिंकेज टर्मिनोलॉजी को। देन वी विल स्टार्ट जेनेटिक मैप या लिंकेज मैप। बोथ आर इक्वल, डोंट गेट कंफ्यूज कि लिंकेज मैप अलग है जेनेटिक मैप अलग है। बोथ आर इक्वल। लेट्स सी हाउ। सबसे पहले का आज का हमारा हेडिंग रहने वाला है लिंकेज। लिंकेज का सीधा सा मीनिंग अगर मैं समझाना चाहूं तो यहां पास लिख देते हैं लिंक या फिर कनेक्टेड। लिंक या फिर कनेक्टेड, ठीक है। बट लिंकेज जेनेटिक के टर्मिनोलॉजी में क्या हो सकता है? अब जेनेटिक के टर्मिनोलॉजी में समझो तो जब कोई दो अलग अलग जीन, ध्यान से सुनना, जब कोई दो अलग अलग जीन एक ही डीएनए में, तो जब दो अलग अलग जीन एक ही डीएनए में इतने पास हों कि वो आपस में एक्सचेंज नहीं हो पाते हैं अपने होमोलोगस क्रोमोसोम में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड से, और वो साथ साथ इनहेरिट होते हैं। अब ये सब शब्द जो मैंने कहा इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने जो कुछ भी बोला कि अगर बहुत पास पास होंगे तो की सिनेरियो में बात कर रहा, तो देखना जरा। अगर ये कोई एक डीएनए है, ठीक है, यहां पास क्या है, कोई ए जीन है, और एकदम जस्ट बाजू में कोई बी जीन है, और इसका होमोलोगस क्रोमोसोम होगा। तो यहां पास क्या हो जाएगा, स्मॉल ए, उसी का हम हाइपोथेटिकली मान के चल रहे हैं, और स्मॉल बी, ठीक है। और ये दोनों क्या है, होमोलोगस डीएनए है। ये दोनों क्या है, होमोलोगस डीएनए है, ठीक है। अब ये स्वाभाविक सी बात है कि एस फेज में एंटर करेंगे, एस फेज में एंटर करेंगे, ठीक है। एस फेज में एंटर करने के बाद एस फेज में एंटर करने के बाद अगर यहां ए है तो ये डबल हो जाएगा, ठीक है, ये डबल हो गया। ठीक उसी तरीके से उसका अगला फॉर्म भी डबल हो जाएगा। तो स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है। तो सपोज करो मैं ए वाले को येलो कलर से हाईलाइट कर दे रहा हूं और बी वाले को ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दे रहा हूं, ठीक है। तो ये डबल होते गए, डबल हुए, डबल हुए, यहां भी डबल हो गए हैं। फिर अगर
ये ए वाले जीन हो गए, ए वाले जीन हो गए, ये ए वाले जीन हो गए। ठीक है, अब जरा ये देखो, ये दोनों के दोनों डबल हो गए हैं कंटेंट, अभी भी ये क्या है, होमोलोगस डीएनए ही है। ये क्या है, होमोलोगस डीएनए है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। तो कंडेंसेशन के बाद की स्थिति कैसी होगी, अभी ही अगर आप देखेंगे तो देखिए जरा ये कितने करीब दिख रहे हैं, ए जीन और बी जीन। अभी तो ये डीएनए के फॉर्म में है तो इतने कंडेंस हैं, अगर ये क्रोमोसोम के फॉर्म में हो जाएंगे, मतलब कि कैसे, जरा देखिएगा कुछ ऐसा। ये डीएनए कंडेंस्ड हो गए हैं और ये डीएनए कंडेंस्ड हो गए। ठीक है, सो अभी मैंने बोला कि यहां पास कैपिटल ए है, तो सोचो ये कितना करीब आ गए होंगे। डीएनए में कितने दूर पास पास दिख रहे थे, तो क्रोमोसोम में कितने पास आए होंगे, ये सोचो जरा, सोच के देखो। फिर यहां पास कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी। ठीक है, अब जरा आप खुद सोच के देखो ये कितने पास आ गए। क्या ये अगर इतने पास हैं तो क्या ये क्रॉस ओवर होंगे भी, तो क्या ये अलग हो पाएंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी या स्मॉल ए स्मॉल बी, इतने पास हो गए। जब डीएनए में उतने पास थे तो क्रोमोसोम में सोचो कंडेंस होने के बाद कितने पास हुए होंगे। वो तो मैं दिखाने के लिए यहां बना रहा हूं, लेकिन अगर ये क्रोमोसोम बना लिए तो सोचो क्रॉसिंग ओवर होने में कितनी परेशानी होगी। ठीक है, उसके बाद तो जब ये गैमिट बनाएंगे तो ये कैपिटल ए बी ही रह जाएंगे, तो इससे कैपिटल ए बी ही बनेगा और इससे स्मॉल ए बी ही रह जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल ए कैपिटल बी ये पेरेंटल फॉर्म है, तो ये सारे के सारे ऑल पेरेंटल टाइप रह गए, सारे के सारे पेरेंटल टाइप रह गए, सोचो जरा। ठीक है, अब अगर क्रॉसिंग ओवर की स्थिति होते रहती तो क्या होता, क्रॉसिंग ओवर की स्थिति होते रहती, ध्यान देना कि अगर ये एक डीएनए हो गया जिसमें ए जीन अब दूर रखना पड़ेगा मुझे, तो ए और बी जीन को थोड़ा दूर कर देता हूं मैं, तभी तो क्रॉस ओवर को समझ पाएंगे हम। ठीक है, और ये क्या हो गया, डी रेप्लिकेशन के बाद डबल हो गए हैं, तो यहां पास ये वाली स्थिति हो गई, यहां ये वाली स्थिति हो गई। उसके होमोलोगस क्रोमोसोम वो भी तो डबल होंगे, स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। ठीक है, तो ये ए वाला जीन हो गया, एस फेज के बाद की स्थिति में बता रहा हूं, और ये बी वाला जीन हो गया। ठीक है, अब अगर इनके बीच में आप यहां देखेंगे तो आपको स्पेस दिखाई दे रहा होगा, और स्पेस में क्या स्थिति होगी कि कितने स्ट्रैंड हो गए, एक स्ट्रैंड, दो स्ट्रैंड, तीन स्ट्रैंड, चार स्ट्रैंड। अब आपको पता है कि नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में क्रॉसिंग ओवर होता है। तो चलिए हाइपोथेटिकली हम क्रॉस कराने की कोशिश करते हैं, तो ये एक क्रॉस ओवर हो रहा है, यहां ये क्रॉस ओवर हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसे ऐसा बनाने की कोशिश करता हूं कि आपको समझ में आ जाए। ये
ये देखिए क्रॉस ओवर हो रहा है। सो पहला वाला स्ट्रैंड तो क्रॉस ओवर नहीं हुआ, तो ये जो पहला वाला स्ट्रैंड है वो क्या बनाएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी बना लिया। फिर ये दूसरा वाला स्ट्रैंड क्रॉस ओवर हो रहा है, तो मैंने आपको क्या बोला था, रिजोल्यूशन कैसे करेंगे, जहां से ए से आगे बढ़ते जाइए, फिर ये नीचे लेके जा रहा है, फिर इधर ले जा रहा है। तो आपको करना कैसे होगा, देखिए जरा समझने की कोशिश करिएगा। ये इधर आया, ये इधर आया, ये इधर आ गया, दैट मीन्स कैपिटल ए स्मॉल बी। ठीक है, अब ये पेरेंट से अलग हो गए। ठीक उसी तरीके से अगर मैं बात आगे बोलूं तो ये वाला ऐसे हो गया। अब अगर स्थिति देखते हैं आप, तो ये वाला स्ट्रैंड भी स्मॉल ए कैपिटल बी बना रहा है, और ये वाला स्ट्रैंड स्मॉल ए स्मॉल बी बना रहा है। अब स्वाभाविक सी बात है कि ये R फॉर रिकॉम्बिनेंट बना लिया, और ये P फॉर पेरेंटल बना लिया, ये R फॉर रिकॉम्बिनेंट बना लिया, और P फॉर पेरेंटल बना लिया। तो अगर आप देख रहे हैं यहां पास, तो A क्रॉस ओवर होने के बाद 50%, ठीक है, 50% कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल ए स्मॉल बी 50% रिकॉम्बिनेंट बने। साथ ही साथ स्मॉल ए स्मॉल बी एंड कैपिटल ए कैपिटल बी 50% पेरेंटल बने। तो अगर आप यहां देख पा रहे हैं तो ए क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो 50% वेरिएशन आने की चांसेस बढ़ रही है, तो 50% पेरेंटल रहने की चांसेस हो रही है। तो आप इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि क्रॉसिंग ओवर होने से वेरिएशन आता है, और वेरिएशन चेंजेस लाता है किसमें, जेनेटिक मेकअप में या अरेंजमेंट ऑफ जीन में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बस मैंने क्रॉसिंग ओवर को फिर से समझाने की कोशिश की है। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो यहां पास अगर आप देखते हैं, ठीक है, आप जरा इसको देखने की कोशिश करिएगा, ये इस तरीके की कुछ बात हो जाएगी। ठीक है, कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, वो आपस में क्रॉस ओवर हो गए, तो यहाँ ए था, कैपिटल बी था, कैपिटल सी था, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। तो क्रॉस ओवर होने के बाद जहां जहां क्रॉसिंग ओवर हुआ है वहां चेंजेस आ गए हैं, और ये स्मॉल सी, ये कैपिटल सी, स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी रह गया है। ठीक है, ये क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। अब ये टर्मिनोलॉजी आप बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि बाईवेलेंट क्या होता है और टेट्राड क्या होता है। एक्चुअल में दोनों एक ही जगह दिखाई दे सकते हैं आपको क्रॉसिंग ओवर के दौरान। बाईवेलेंट किसको बोलते हैं, आफ्टर एस फेज, जो प्रोफेज में क्रोमोसोम या मेटाफेज में क्रोमोसोम आपको, तो बेसिकली प्रोफेज में आपको दिखाई देगा। ठीक है, और इतने पूरे को मिलाकर ये जो आपको एक साथ स्ट्रक्चर दिख रहा है, इतने पूरे को मिलाया दिया जाए तो ये क्या हो गया, बाईवेलेंट। टेट्राड किसको बोला जा रहा है, एक आर्म, दो आर्म, तीन आर्म, चार, टेट्राड दिखाई दे रहा है। तो इस दो को अकेले क्या कहेंगे, इस दो को डायाड कहेंगे। तो ये टर्मिनोलॉजी होती है। अब आप डिफरेंस देखिए जरा, इन दोनों में डिफरेंस, ये आपको गूगल में भी मिल जाएगा, मैंने वहीं से उठाया है। तो आप पढ़ के बस समझने की कोशिश करिए मेरे साथ में कि बाईवेलेंट इज द पेयर ऑफ टू होमोलोगस क्रोमोसोम फाउंड ड्यूरिंग प्रोफेज ऑफ मियोसिस 1। जबकि टेट्राड की बात की जा रही है तो वहां सिस्टर क्रोमेटिड्स को काउंट किया जाता है, क्रोमोसोम्स को हम नहीं ले पाते हैं। तो एक होमोलोगस में कितने सिस्टर क्रोमेटिड, और ये मैंने सिखाया है, 4 सिस्टर क्रोमेटिड।
तो बाईवेलेंट और टेट्राड में डिफरेंस समझ आया। उसके बाद अकर ड्यूरिंग द प्रोफेज ऑफ मियोसिस 1, और यहां पास क्या हो रहा है कि रेप्लिकेशन के बाद ही टेट्राड बन जाते हैं इंटरफेज में, आप बोल सकते हो ऐसा। ठीक है, तो आपको ये दूसरा वाले की ज्यादा जरूरत भी नहीं है, आप ये पहले वाले डेफिनेशन को बस ध्यान रखिए, बाईवेलेंट और टेट्राड में आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा। कहां बन सकते हैं, तो बाईवेलेंट और टेट्राड अगर बोला जाए तो होमोलोगस क्रोमोसोम की ही टर्मिनोलॉजी है। कैसे, जब होमोलोगस क्रोमोसोम में आफ्टर एस फेज क्रोमोसोम बन जाता है तो वहां पर 4 क्रोमेटिड्स दिखाई देते हैं, और वहां पर क्रोमेटिड्स की बात करें तो वो 4 जब होते हैं तो उसको टेट्राड कहते हैं। और उसमें कितने होमोलोगस क्रोमोसोम है, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है, और दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम में आर्म के बेसिस पर उसको बाईवेलेंट बोलते हैं। तो होमोलोगस क्रोमोसोम में 2 क्रोमोसोम, तो एक सिंगल क्रोमोसोम को डायड बोलते हैं। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा ये कॉन्सेप्ट। चले, इज दैट क्लियर? ये पूछा जा सकता है आपसे। तो क्रॉसिंग ओवर कब होता है, क्रॉसिंग ओवर कब होता है, टेट्राड कंडीशन बोल सकते हो या बाईवेलेंट कंडीशन बोल सकते हो। ठीक है, बात एक ही हो जाएगी। चलिए आगे, चल ठीक है, इसके आगे एक टर्मिनोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं। वो टर्मिनोलॉजी क्या है, ध्यान देना। ठीक है, टर्मिनोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं। लिंकेज ग्रुप, ठीक है, अभी हम सारी आगे बातें कर लेंगे। तो एक टर्मिनोलॉजी होती है, 1903 में एक साइंटिस्ट थे वॉल्टर सटन एंड बोवेरी। इन्होंने क्या थ्योरी दिया था, ये पूछा जाता है। इन्होंने दिया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस। और ये किसके एवज में दिया था इन्होंने, जो मेंडल का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था उसके साथ साथ मिलता जुलते बात में कही थी। क्यों, क्योंकि जब मेंडल काम कर रहे थे तो मेंडल को क्रोमोसोम का नहीं पता था, क्योंकि उस समय डिस्कवरी ही नहीं हो पा रही थी, और मेंडल ऊपर से मैथ्स के थे। तो सटन और बोवेरी ने ये बोला कि जो भी क्रोमोसोम में आपके जीन्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली तब इनहेरिटेड होंगे जब उनमें लिंकेज ना हो। बस ये होता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। और जीन क्रोमोसोम में होंगे, अगर लिंक्ड होंगे तो साथ साथ इनहेरिटेड होंगे, उसमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं लगेगा। अगर वो लिंक्ड नहीं है तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होंगे और मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन देंगे। तो बेसिकली आपसे पहले पूछा जाएगा कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था। ठीक है, और अभी हम लिंकेज की भी बात करेंगे कि ये क्या बात हुई, कैसे शुरुआत हुई, क्रॉसिंग ओवर वाली सारी बात करेंगे हम। ठीक है, तो फिलहाल आगे चलते हैं, एक टर्मिनोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है इसमें। तो सबसे पहला होता है एक टर्मिनोलॉजी, लिंकेज ग्रुप। अब लिंकेज ग्रुप क्या है इसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो लिंकेज ग्रुप, लिंकेज मतलब एक साथ कनेक्टेड होना, और ग्रुप का मतलब कुछ चीज कॉमन होना। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, अगर आप इस डीएनए को देखिए और मुझे बताइए, ये एक रेप्लिकेशन के बाद का क्रोमोसोम है, ऐसे मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, एक काम है आप समझिएगा। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम हो गए, ये होमोलोगस क्रोमोसोम हो गए। ठीक है, सो ए बी सी डी इसमें जीन है, तो अगले वाले में भी
स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी। ठीक है, अब ये क्रोमोसोम 1 है, क्रोमोसोम 1 है। इसी तरीके से क्रोमोसोम 2 होगा, क्रोमोसोम 2 होगा इस तरीके से। तो उसमें कुछ अलग जीन होंगे, मान के चल लो ई एफ जी। तो इधर कैपिटल ई, कैपिटल एफ, कैपिटल जी। इस तरीके से पूरा आपका 23 क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम इस तरीके से होगा। और अगर मैं ये एक सेल के अंदर की बात करूं, ये कोई एक सेल के, एक ही सेल के अंदर ये कंडीशन है, ये कोई एक सेल है, और ऐसा सेल दिखेगा तो नहीं, लेकिन आप समझो कि ये कोई एक सेल है। क्या मैं इस वाले क्रोमोसोम को एक होमोलोगस क्रोमोसोम बोल रहा हूं, तो इस क्रोमोसोम में दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम है येलो वाला। अब इस होमोलोगस क्रोमोसोम में सेम जीन है, तो सेम जीन है तो यहां कितने लिंकेज ग्रुप बनेंगे एक होमोलोगस क्रोमोसोम में? तो सीधी सी बात है, एक होमोलोगस क्रोमोसोम में दोनों के दोनों क्रोमोसोम के अंदर सेम सेम जीन होते हैं। फॉर्म की बात नहीं कर रहा, सेम सेम जीन। अगर इसमें आप देखें तो ए है, यहां भी ए है, बी है तो उसमें भी बी है, सी है तो सी है, डी है तो डी है। तो एक होमोलोगस क्रोमोसोम में सेम जीन और सबके सब पहले क्रोमोसोम में ही अटैच है। तो क्या मैं एक होमोलोगस क्रोमोसोम को एक लिंकेज ग्रुप बोलूं? तो क्या मैं एक होमोलोगस क्रोमोसोम को एक लिंकेज ग्रुप बोलूं? चलेगा क्या? क्या मैं सही हूं, हाँ या ना? एक होमोलोगस क्रोमोसोम इज इक्वल टू एक लिंकेज ग्रुप। तो बताओ ह्यूमन में कितने लिंकेज ग्रुप? तो बताओ ह्यूमन में कितने लिंकेज ग्रुप? शाबाश अनिल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यस, ह्यूमन की बात कर रहा, ह्यूमन की बात कर रहा। अगर आपको, अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको याद दिला दूं कि ह्यूमन में मेल भी आते हैं, और मेल के पास, वेरी गुड सरूस, मेल के पास एक्स वाई होता है, और एक्स वाई होमोलोगस नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं, होमियोलोगस होते हैं। तो आप उसको एक होमोलोगस तो नहीं पढ़ सकते हैं आप। और अनिल का तो आंसर बहुत ही अच्छा जा रहा है, 46। मैंने कहा अनिल सर जी कि टोटल एक होमोलोगस क्रोमोसोम इज इक्वल टू एक लिंकेज ग्रुप। तो आप 46 कैसे बोल सकते हैं, ये मैं समझ नहीं पाया। आप चेंज करिएगा अपने आंसर को, देखिए मैं और आसान करने की कोशिश करता हूं आपको। ठीक है, डोंट वरी, मैं आसान करता हूं। कैसे? कोई भी ग्रुप एक कॉमन होगा, तो मान के चलो ह्यूमन है, ह्यूमन में मेल एंड फीमेल दोनों होते हैं। तो जब भी ह्यूमन की बात की जाए, आपको ऐसा बायसनेस नहीं करना कि हम मेल सोचेंगे या फीमेल, दोनों होते हैं, आपको पता है। सो दैट अगर यहां 22 पेयर है, तो ये क्या हो गया? ऑटोजोम्स हो गए, ऑटोसोम्स। और इसमें अगर एक्स और वाई है तो ये बात हो गई मेल के लिए। तो 22 पेयर ऑटोजोम्स मतलब 22 होमोलोगस क्रोमोसोम, तो मैंने 22 लिख दिया यहां। और प्लस 1 किसका? ये वाले एक्स का, इसमें एक पूरा का पूरा जीन की कॉपी होगा एक सेट, और वाई में जीन का कॉपी होगा एक सेट। तो अगर आप इसको मेल में देखेंगे तो 24 लिंकेज ग्रुप। ठीक है,
अच्छा, ठीक है, ठीक है आयुषी, बहुत अच्छे, वेरी गुड। और उसके बाद अगर मैं फीमेल की बात करूं तो 22 पेयर प्लस एक्स और एक्स, तो ये 22 पेयर ऑटोजोम्स है, तो 22 हो गया। और ये सेम सेम होते हैं तो ये एक हो जाएगा केवल, तो +1 ये इसका, अगर आप इसको टोटल कर दें तो ये हो जाएगा 23 लिंकेज ग्रुप। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। आ गया सबको समझ में कि कैसे लिंकेज ग्रुप निकालते हैं? आ गया समझ में कि कैसे लिंकेज ग्रुप निकालते हैं? अब आप समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है? पी प्लांट में, पी प्लांट हैव हाउ मैनी लिंकेज ग्रुप? चलो बताओ। पी प्लांट 2n होता है, ठीक है? लिंकेज ग्रुप in male and female plant, male and female plant of P, 2n is equal to 14 होता है, ये आपको हिंट दिया हुआ है। चलो बताओ जरा, मेल और फीमेल में। वेरी गुड, मतलब कि यहाँ n इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 2 7, तो 7 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे। और पी मेल में सेक्स, पी प्लांट में या प्लांट में जनरली सेक्स क्रोमोसोम नहीं होते हैं, तो 7 लिंकेज ग्रुप हो जाएंगे, लिंकेज ग्रुप। अगर मैं एक और क्वेश्चन दूं, इफ इन अ वर्ड 40 chromosome total in number, calculate the linkage group in male and female। सोच समझ के तुक्का नहीं लगाना है। हाँ वेरी गुड, यस बहुत अच्छे, वेरी गुड। बर्ड आर 2n, बर्ड क्या है? 2n है, ठीक है? ओके, फीमेल के पास 21, ओके ठीक है, चलिए देखते हैं। तो 2n इज इक्वल टू टोटल 40 है, तो n इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 20 होमोलोगस क्रोमोसोम, 20 पेयर, 20 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो मेल z होता है, ठीक है? तो एक तो सीधी सी बात है 19 ऑटोसोम्स हो जाएंगे मेल में, और एक सेक्स क्रोमोसोम जेड सेम होता है तो 1, दैट मींस 20 लिंकेज ग्रुप मेल में। फीमेल में ZW होता है, तो 19 तो ऑटोसोम्स के लिए हो गए, +1 दैट मींस फीमेल के पास 21, ठीक है? उससे कोई मतलब ही नहीं है, यस
मतलब ही नहीं है। अगर आपने जल्दबाजी में आंसर किया तो वो आपको थोड़ी देंगे वो एमआर दोबारा कि सर गलती हो गया सुधारने दे दो। यही गलतियां आपको क्वालिफाइंग के पास लेके जाएंगी या करीब लेके जाएंगी। तो आंसर मार्क एक बार ध्यान रखना, ओएमआर में कर दिया तो कर दिया, तो इस दिमाग को वहां खुला रखना है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसके बाद समझने की कोशिश करते हैं और अपने टॉपिक को बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, ठीक है, मैंने भी यही गलती की, कोई बात नहीं अनिल, कोई बात नहीं, होता है, लेकिन वहां मत करना ये गलती। फिर एक टर्मिनोलॉजी होता है, फिर एक टर्मिनल जो क्वालिफाई मार्क देखता है ना उर्वशी, वो ज्यादातर परेशानी में पड़ जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में वही मार्क होता है और जितना मार्क होता है एक्सपेक्टेशन से हमेशा कम आता है। आपकी मर्जी फिर। ठीक है, बेस्ट फॉर दी होप फॉर बेस्ट, नॉट फॉर क्वालिफाइंग मार्क। जस्ट एक आप अपना स्ट्रेटेजी बनाने के लिए देख सकते हो, वो देखो। चलो छोड़ो, हम आते हैं अपने टॉपिक पर। हैप्लोटाइप। हैप्लोटाइप क्या होता है, सीधी सी बात बोला जाए, मींस हैप्लॉइड जीनोम ऑफ द टोटल, किसी भी जीनोम का हैप्लॉइड फॉर्म, उसका क्या कहलाता है, हैप्लोटाइप कहलाता है। नोट डाउन कर लो, एक ही सिंपल लाइन कई बार कंफ्यूजन के लिए पूछा गया है। हैप्लॉइड जीनोम ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मतलब अगर उसके पास 2n है तो उसका आधा। ठीक है, मीन्स हैप्लॉइड जीनोम ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जैसे कि अगर ह्यूमन में 46 है, 2n इज इक्वल टू, तो इसका हैप्लॉइड जीनोम कितना होगा, n इज इक्वल टू 23। तो ये हैप्लोटाइप होता है उसका। ठीक है, अगर वीट में 42 है लेकिन वो इतने में है 2n, तो वीट में n इज इक्वल टू 21, ये उसका हैप्लोटाइप हो गया। आपको ये दिमाग नहीं लगाया कि वीट हेक्साप्लॉइड होता है, मैं प्लॉइडी की बात अभी नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं गैमिट्स के या हैप्लॉइड बनने के। तो हैप्लॉइड और मोनोप्लॉइड अलग अलग चीजें होती हैं, अभी उसमें कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, हैप्लॉइड तब बोला जाता है जब गैमेटिक कंडीशन की हम बात करते हैं, मोनोप्लॉइड तब बोला जाता है कि वन बेसिक सेट क्रोमोसोम की बात करते हैं, जो कि ह्यूमन में सेम होता है, इसीलिए हमें कंफ्यूजन होता है। लेकिन बाकी जिनकी प्लॉइडी डिफरेंस होती है वहां ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है, वो बिल्कुल अलग होते हैं। तो डोंट से मोनोप्लॉइड और हैप्लॉइड इज सेम, बोथ आर डिफरेंट। हैप्लॉइड मींस गैमेटिक टर्मिनोलॉजी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मोनोप्लॉइड मतलब वन बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म। तो हाउ मेनी बेसिक सेट्स, दैट टाइप इज नोन एज व्हाट, मोनोप्लॉइड। लेट्स सी, चलिए आगे देखते हैं, वो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये सब छोटी छोटी बातें। चलो आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्रॉसिंग ओवर से रिलेटेड और क्या क्या टर्मिनोलॉजी हो सकती है। तो कई बार ऐसा शब्द आएगा आपको सुनने के लिए, क्रॉसिंग ओवर, या इसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन, इसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो हमने ये बहुत बार समझ लिया है, बस इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। तो आपको पता है क्रॉसिंग ओवर अकर इन होमोलोगस क्रोमोसोम इन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड यहां पास होता है। ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई। और अभी आपको मैंने दिखाया कि अगर एक क्रॉसिंग ओवर होगा तो 50% रिकॉम्बिनेंट और 50% पैरेंटल बनते हैं। सो क्रॉसिंग ओवर क्या है, क्रॉसिंग ओवर
is the process of exchange of DNA segment। और क्यों एक्सचेंज करना है? वेरिएशन लाने के लिए एक्सचेंज करना है। क्यों वेरिएशन लाना है? अलग अलग इन्वायरमेंट में सुटेबिलिटी होगी। क्यों सुटेबिलिटी करना है? हर एक ऑर्गेनिज्म को इस इन्वायरमेंट में जिंदा या एग्जिस्ट करना है। क्यों एग्जिस्ट करना है? वो अपने प्रोजेनी, अपने जीन को बनाए रखना चाहते हैं, मतलब अपने आप को सुपीरियर बताना चाहते हैं कि हमें ही रहना है। तो वो कोशिश करते रहते हैं अलग अलग प्रोसेस से कि हम नए कॉम्बिनेशन बनाकर किसी ना किसी तरीके से अपने आप को इस दुनिया में, इस संसार में एग्जिस्ट करा कर रखें। तो ये एक उसमें से काम आता है क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, अगली बात अगर हम करें तो क्रॉसिंग ओवर का प्रोडक्ट रिकॉम्बिनेंट कहलाता है। क्रॉसिंग ओवर प्रोडक्ट आर नोन एज रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। फिर in one crossover two recombinant are produced। ठीक है। अब रिकॉम्बिनेंट या क्रॉसिंग ओवर किन किन बातों पर डिपेंड करता है, इनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी कि किन किन बातों पर ये डिपेंड करता है क्रॉसिंग ओवर, सो दैट क्रॉसिंग ओवर एंड लिंकेज both depend upon distance between gene। डिस्टेंस बिटवीन जीन। अब डिस्टेंस बिटवीन जीन का मतलब क्या? तो डिस्टेंस, अगर मैं बोलूं डिस्टेंस जितना ज्यादा उतना क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा या कम होगा? अगर मैं बोलूं जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना ज्यादा क्रॉस होने की प्रोबेबिलिटी, दैट मीन्स डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस ओवर। और can I say like that distance is indirectly proportional to linkage। और दोनों में डिस्टेंस आ रहा है, तो क्या मैं ये लिख दूं कि क्रॉसिंग ओवर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज? क्या दोनों तरफ की बातें सही है? क्या दोनों तरफ की बातें सही हैं? एक और अगली लाइन वाली बात हो गई। इफ क्रॉसिंग ओवर occurs, then allele separate in anaphase 2, and if crossing over does not occur, then the allele separate anaphase 1 या meiosis 1। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो हमने पहले बात कर रखी है कि ऐसा कैसे होता है। ठीक है, अब इसके आगे चलने की कोशिश करते हैं। अगर आपको कभी भी बोल दे कि इस क्रॉसिंग ओवर का प्रोडक्ट बना के बताओ, तो मान के चल लो ये सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर है, ठीक है। फिर इसी के एक होमोलोगस डीएनए है, तो एस फेज के बाद ही तो क्रॉसिंग ओवर होगा।
तो स्वाभाविक सी बात है, तो ए बी सी डी ई एफ जी मान के चल लो, ए बी सी डी ई एफ जी। स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी स्मॉल ई स्मॉल एफ स्मॉल जी। स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी स्मॉल ई स्मॉल एफ स्मॉल जी। अब बस आप मेरे को उसका प्रोडक्ट बताइएगा। अगर क्रॉसिंग ओवर यहां हो रहा है तो मेरे को बस प्रोडक्ट लिख के बता दीजिए क्या है क्रॉसिंग ओवर का। इस क्रॉसिंग ओवर का मुझे प्रोडक्ट लिख के बता दीजिए क्या है। ए बी सी डी ई एफ जी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एंड ए बी सी डी ई एफ जी। वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश। तो समझ आ गया आपको रिजॉल्व कहां करना है। रिजॉल्व राइट साइड वाले को लिखना होता है। मतलब आप कैसे आएंगे, अगर आप ऐसे ले रहे हैं तो आपको ऐसे प्रोडक्ट लिखना होगा। कभी भी आप राइट टू लेफ्ट नहीं आएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, और जहां क्रॉसिंग ओवर हुआ है उसके आगे रिजॉल्व होता है। फिर उसी तरीके से ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है। तो अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो 50% फिर एक क्रॉसिंग ओवर के बाद रिकॉम्बिनेंट, 50% के पेरेंटल, ठीक है। तो 50% रिकॉम्बिनेंट होते हैं, 50% पेरेंटल होते हैं। ये बात हमने यहां सीखा, ठीक है। अब बताना जरा कपलिंग और ट्रांसफेज क्या होते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। कपलिंग और ट्रांस, ठीक है। अगर कैपिटल ए और कैपिटल बी ये जीन है, ऐसे कुछ, स्मॉल ए स्मॉल स्मॉल बी, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, सिस फेज सिस फॉर्म बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, सिस फॉर्म बोलेंगे या ट्रांसफॉर्म बोलेंगे। तो जब डोमिनेंट डोमिनेंट साथ होते हैं तो उसको सिस बोलते हैं, या रेसेसिव रेसेसिव साथ होते हैं तो उसको सिस बोलते हैं। तो अगर सिस फॉर्म में जीन लिंकेज शो नहीं कर रहे हैं तो उसका प्रोडक्ट क्या हो सकता है, ट्रांसफॉर्म हो सकता है क्या, बताओ जरा। अगर वो लिंकेज शो नहीं कर रहे हैं तो उसका प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्म हो सकता है क्या, कैसे नहीं हो सकता, ये देखो, ये देखो ट्रांस बन गया क्या। तो यहां सिस था, अब ये क्या बन गया, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी, ट्रांसफॉर्म। क्या इसका वैसा वर्सा भी हो सकता है कि कैपिटल ए स्मॉल बी ये पेरेंट थे, ठीक है, और ये रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म वाले स्मॉल ए कैपिटल बी, अगर इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो गया, ये लो क्रॉसिंग ओवर हो गया, तो ये ट्रांस थे, तो ट्रांस पेरेंट से, ट्रांस वाले पेरेंट से क्या सिस प्रोजेनी बन सकता है, क्या सिस प्रोजेनी बन सकता है, हाँ बन सकता है। और अब क्या, अब इसमें से पेरेंटल टाइप, अब ये क्या होंगे,
अब जरूरी नहीं है कि सिस फॉर्म आपके रिकॉम्बिनेंट नहीं हो सकते हैं। अब ये रिकॉम्बिनेंट हो गए। रिकॉम्बिनेंट का मतलब ही वही होता है कि पेरेंट से जो जेनेटिक मेकअप है वो अलग होना। तो अलग है ना, तो आप ये रट के मत बैठना कि साथ साथ लिखा है तो वो सिस हो गया तो वो रिकॉम्बिनेंट नहीं हो सकता है। ध्यान रहे, ट्रांस वाले भी रिकॉम्बिनेंट हो सकते हैं और पेरेंट भी हो सकते हैं। सिस वाले भी पेरेंट हो सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट भी हो सकते हैं। क्या मेरी बात समझ आ गई? क्या मेरी बात समझ में आ गई? वो डिपेंड करेगा कि पेरेंट किसको दिया हुआ है आपको। वो तो डिपेंड करेगा कि पेरेंट आपको कौन सा दिया हुआ है। अनिल सर जी, अनिल सर जी, अगर ये पेरेंट है तो ये सिस फॉर्म में है, तो उसके प्रोजेनी क्रॉस ओवर किए तो सारे रिकॉम्बिनेंट हो गए। अगर हमने पेरेंट ही ऐसा लिया है जो ट्रांसफॉर्म में है तो उसके प्रोजेनी सिस होंगे और सिस पेरेंट से अलग हैं तो वो रिकॉम्बिनेंट हो गए। आया? आया समझ में? जो पूछता पहले शायद उसे बोलना चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, नहीं बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। हम आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या नया खास आ सकता है। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी एंड डिस्टेंस मैपिंग, ये अब एक नया हेडिंग पढ़ते हैं। तो एक सवाल तो गांठ बांध लो दिमाग में। एक सवाल पूछा जाता है, मैक्सिमम डिस्टेंस दो जीन के बीच में कितना हो सकता है? मैक्सिमम डिस्टेंस दो जीन के बीच में कितना हो सकता है? 50 क्या? 50 किलोमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 इंच? तो वेरी गुड। मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन जीन टू जीन, टू जीन और मोर जीन is 50 सेंटीमॉर्गन, 50 सेंटीमॉर्गन। ठीक है, मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी हो सकती है? रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी is 50%। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। तो अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, इफ टू जीन distance is 29.98 centimorgan, find out recombination frequency value कितनी होगी? क्या ये सेम क्रोमोसोम पर है या डिफरेंट क्रोमोसोम पर है? क्या ये सेम क्रोमोसोम पर है या डिफरेंट क्रोमोसोम पर है? सेम क्रोमोसोम पर है, वेरी गुड। तो टू जीन distance is
29 8 सेंटीमॉर्गन, सो दैट RF भी उतना ही होगा। ठीक है, लेकिन एक अगला क्वेश्चन, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू जीन 49.92 सेंटीमॉर्गन, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या होगा? और सेम क्रोमोसोम पर होंगे या डिफरेंट क्रोमोसोम पर होंगे? और ऑप्शन, और को ऑप्शन दे रहा हूं मैं, ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन 50 सेम क्रोमोसोम, दूसरा 50 डिफरेंट क्रोमोसोम, तीसरा 48.5 सेम क्रोमोसोम, चौथा फर्स्ट एंड थर्ड बोथ में बी। बस ऑप्शन लिखो ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इतना लेट लग रहा है, बस ऑप्शन लिखो। वाह सरोज वाह, बहुत सुंदर, ये ऑप्शन तो है ही, शाबाश, तालियां, तालियां सरोज, बहुत अच्छे। ये ऑप्शन ही नहीं है, नया ऑप्शन दिया है आपने। हाँ, तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी लिखा मैंने और वो सेम क्रोमोसोम लिखा है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चौथा वाले बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि नोट करके पॉइंट लिखो, ज्यादा एक्यूरेट आपका हो सकता है ये तीनों सही हो जाएं, लेकिन ज्यादा एक्यूरेट चौथे के साथ हम जाएंगे। ऐसा क्यों? सुनो जरा ध्यान से। क्योंकि सेंटीमॉर्गन कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, वो एक रिलेटिव वैल्यू है, हाइपोथेटिकल है। जैसे हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितनी दूरी होती है, या 1 किलोमीटर बराबर कितनी दूरी होती है। सेंटीमॉर्गन रिकॉम्बिनेंट बनने के डिपेंड अनुसार वो उतना भी हो सकता है, उसके आसपास भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि जितना दिया है तो उससे थोड़ा कम भी हो सकता है, उससे थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहां 50 से कम है तो सेम क्रोमोसोम ज्यादा सही आंसर जा रहा है, तो दोनों हो सकते हैं। ठीक है, हाँ तो बिल्कुल पास आयुषी। तो अभी मैंने बोला ना कि 50 मतलब डिफरेंट क्रोमोसोम, तो एक्स्ट्रा दिमाग तो लगा लिया। अगर इज इक्वल टू 50 हो या मोर देन 50 हो सेंटीमॉर्गन से, तो वो अलग अलग क्रोमोसोम पर होंगे, नोट डाउन कर लो। ठीक है, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू और more gene is equal to 50,
और मोर देन 50, ठीक है, देन जीन प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, ठीक है। अगर 50 सेंटीमॉर्गन है ना तो चांस ही नहीं है कि वो सेम क्रोमोसोम पर होगा, और ऑप्शन भी तो नहीं लिखा है यहाँ। आप कहां से एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे हो, ऑप्शन भी तो नहीं लिखा है। चलो चलते हैं आगे। इज दैट क्लियर? सवाल मिल सकता है, सवाल मिल सकता है, ध्यान रखना। कंफ्यूज करेंगे वो आपको, और इंटरव्यू में भी कंफ्यूज किया जाता है कई बार। क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया तो एक और क्वेश्चन करके बताओ जरा मुझे, हम बात करते हैं। अभी ये क्लियर है सबको? चलिए ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अगर आपको बोल दे इफ if two gene distance is 32 centimorgan, 32 centimorgan, find out RF। चलो बताओ। अब समझ गए आप लोग, वेरी गुड। अब आ गया समझ में क्या करना है। अच्छा, बहुत सुंदर। अचानक से तुम्हारे दिमाग में ना ईश्वर, यार जो पढ़ा रहा हूं उसको तो पहले देख लो। कायस्मा मैंने बता चुका है, तुम्हें पता ही नहीं। चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी, देख लो, मैं बता रखा है। बाकी हम बताओ जरा, मैंने क्लास में बताया है नहीं कायस्मा? लग रहा है लेक्चर रिपीट नहीं कर रहे हैं आप, या पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलो ऑप्शन सी। चलिए हम आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान रखना, मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन भी 50% होगा। मैक्सिमम recombination maximum recombination frequency is 50%। एक क्वेश्चन फिर बनाओ। if distance between two gene is 65 centimorgan, find out find out RF वैल्यू। पहला
चलो बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। फोर्थ वालों, मैंने अभी बोला कि सेंटी अगर 50 से ज्यादा सेंटी मॉर्गन है तो स्वाभाविक सी बात है 50% ज्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा ही नहीं। एग्जैक्टली वर्ड, क्योंकि सेंटी मॉर्गन खुद एक रिलेटिव वैल्यू ऑफ डेटा है, यू कांट से कि तीसरा एग्जैक्टली होगा, आसपास होंगे, लेस देन और इक्वल टू 50% ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है। अगर आपके पास ये चौथा ऑप्शन नहीं दिया हुआ होता, कुछ और लिख दिया होता चौथा ऑप्शन में, मान के चल लो कि 32.5 सेंटी मॉर्गन, तब आप तीसरा आंसर मार्क कर सकते थे। आया समझ में? आ गया समझ में? क्योंकि ये एक रिलेटिव वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो एग्जैक्ट डेटा कहां से आता? फिजिकल मैपिंग से। सेंटी मॉर्गन एग्जैक्ट मैपिंग नहीं है, ध्यान रखना। एग्जैक्ट मैपिंग फिजिकल मैपिंग होता है। क्या होता है फिजिकल मैप? एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ जीन बता पाता है फिजिकल मैप, कि कितने न्यूक्लियोटाइड से काउंट करके कहां तक है। तो ध्यान रखना इस पॉइंट को, सो दैट चलो एक बात करते हैं। अगर आपको रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालने बोल दे, ठीक है, अच्छा पहले ये देखते हैं। तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैप डिस्टेंस बिटवीन टू जीन, ठीक है। और मान के चल लेते हैं RF अगर 10% है तो वो वैल्यू 10 सेंटी मॉर्गन होगी। अगर 20% है तो 20 सेंटी मॉर्गन होगी। 30% है तो 30 सेंटी मॉर्गन। 35.56 है तो 35.56 सेंटी मॉर्गन होगा। 40.01 है तो 40 सेंटी मॉर्गन लिख सकते हैं हम इसको। फिर 50 सेंटी मॉर्गन, 50% है तो 50 सेंटी मॉर्गन होगा। लेकिन अगर 60%, 70%, 75% टिल 100%, इसका मीनिंग ही हो जाएगा जीन प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। ये मीनिंग समझना है आपको, ठीक है? ठीक है, मतलब अगर इतनी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आ रही होगी तो दूसरे ही क्रोमोसोम पर जीन प्रेजेंट है, सेम क्रोमोसोम पर नहीं होंगे, गारंटेड। ठीक है, मोर देन 50 हो जाए तो यही मीनिंग निकलेगा जो ये मैं बता रहा हूं। क्लियर है? इज दैट क्लियर? ठीक है, अब रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, number of recombinant divided by total progeny। ठीक है, टोटल प्रोजेनी की अगर बात हो जाए तो मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये वाली बात हो गई, ये फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन कैसे पहचानोगे? कई बार RF निकालने के लिए दिया जाता है। तो सबसे पहले तो अगर हमें RF निकालना है तो जनरली हम
अगर हम नोट करके एक बात करें, फॉर RF value calculation, for RF value calculation, test cross done in organism। अब ऐसा क्यों किया जाता है? ये सीधा सवाल आ सकता है, कौन सा क्रॉस कराया जाता है? अगर हमें डिस्टेंस पता करना है या RF वैल्यू निकालना है तो कौन सा क्रॉस कराते हैं? नोट डाउन कर लो, सीधा सवाल मिल सकता है, टेस्ट क्रॉस कराते हैं। क्यों कराते हैं ध्यान दो। टेस्ट क्रॉस का मतलब आपको पता है कि होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से F1 का क्रॉस कराना, राइट। तो अगर मैं बोलूं F1 में दोनों हेटेरोजाइगोट आते हैं अकॉर्डिंग टू मेंडल, अगर इसकी शादी हम इसके साथ कराते हैं, इसकी शादी हम इनके साथ करा देते हैं, ठीक है, तो इससे तो एक ही तरीके के गैमेट बनेंगे, स्मॉल ए स्मॉल बी, गारंटी है। हमें पता करना था कि क्रॉसिंग ओवर हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर हम दोनों पेरेंट को क्रॉसिंग ओवर कंडीशन वाला ले लें, अगर इसमें क्रॉसिंग ओवर हो भी जाए तो क्या बनेगा? स्मॉल ए स्मॉल बी ही बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे हमें कितने टाइप के अगर पता चलना है कि अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है तो ये वाले बनने चाहिए केवल, अगर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो हो सकता है ये वाले बन जाएं या फिर ये वाले बन जाएं, तो 4 टाइप के गैमेट बनेंगे। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है तो 2 ही टाइप के गैमेट बनेंगे, और वो हमें समझ में आएगा कि ये पेरेंट में डिस्टेंस कितना है। तो जितने रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी आएंगे, मान के चलो इन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हमारे 100 बच्चे होंगे, 100 प्रोजेनी होंगे, इन दोनों ने डिसाइड किया, हाइपोथेटिकली मान के चलो, ठीक है। 100 बच्चों में से पाया गया 40 बच्चे ऐसे थे, 10 बच्चे ऐसे थे, 10 बच्चे ऐसे थे और 40 बच्चे ऐसे थे, टोटल 100 हो गए। अब यहां पास आप देखो जरा कि पेरेंट वाले ज्यादा हैं, अगर आप इसका रेशियो निकालोगे 4114 आएगा क्या, या 4114 आएगा क्या रेशियो चारों बच्चों का? रेशियो कैसे निकालते हैं देखो जरा, मैं सिखा देता हूं। सबसे कम वैल्यू को 40 डिवाइडेड बाय 10, 10 डिवाइडेड बाय 10, 10 डिवाइडेड बाय 10, 40 डिवाइडेड बाय 10, 4 1 1 1, मतलब 4 1 1 4 आया क्या? आ गया क्या? 4114। तो अब आप यहां देखो ये पेरेंट वाले ज्यादा हैं, इस वाले डेटा में भी देखो पेरेंट वाले ज्यादा हैं, दिख रहा है। और पेरेंट में आपको पता है कि अगर पेरेंट ज्यादा आ रहे हैं प्रोजेनी में तो आप समझ सकते हो कि ए और बी जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर नहीं है, इसीलिए पेरेंट ज्यादा आ रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ होगा। क्या मेरा फंडा समझे मैंने क्या बोला? अगर पेरेंट ज्यादा आ रहे हैं रेशियो में तो क्रॉसिंग ओवर की चांस कम है। उर्वशी रेशियो कैसे निकालोगे फिर? कैसे निकालोगे फिर? किससे डिवाइड दोगे? सबसे कम वैल्यू से देके हम रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। सो अगर ऐसा रेशियो आता है तो आपको समझ जाना है कि पेरेंटल प्रोजेनी अगर हाई है तो वहां पास लिंकेज है, और लिंकेज है मीन्स जीन प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। अगर लिंकेज नहीं होता तो कैसा रेशियो आता फिर? कोई बता पाएगा? चलो बताओ जरा सोच के, अगर लिंकेज नहीं होता तो कैसा रेशियो आना चाहिए था?
तब मैं समझ जाऊंगा कि आपको पूरा क्लियर है। अगर इसी डेटा में मैं बोलूं, अगर मेरे को पता करना है कि लिंकेज नहीं है तो कैसा डेटा आना चाहिए था? वेरी गुड, यस, बहुत खूब, वेरी गुड। सो हमें पता है कि सारे प्रोजेनी इक्वल होने चाहिए, मतलब कि नो लिंकेज, if no linkage that means सारे को आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होनी चाहिए 100 प्रोजेनी में से 25 25 25। अब रेशियो निकाल लो। तो रेशियो जब इक्वल आता है तो हमें टेस्ट क्रॉस का रेशियो F2 जनरेशन में जब 1:1:1 आता है तो हमें समझ में आ जाता है कि वहां लिंकेज नहीं है सेपरेट क्रोमोसोम में, इसीलिए इक्वल प्रोबेबिलिटी आ रही है। कितनों को समझ में आ गया? कितनों को समझ में आ गया? चलो जल्दी बताओ। अगर रेशियो इक्वल में आता है संगीता, अगर प्रोजेनी में सारे इक्वल दिए हैं या लगभग इक्वल दिए हैं, एग्जैक्ट इक्वल भी नहीं, लगभग इक्वल दिए हैं, मान के चलो ऐसा लिख दिया कि यहां पास इसको 30 कर दिया, इसको 20 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अप्रोक्स इक्वल ही आएगा ना? अप्रोक्स इक्वल ही आएगा ना रेशियो? तो आपको समझ जाना है कि उसमें लिंकेज नहीं है। अगर यहां देखो डेटा संगीता, ये वाले में डेटा देखो, पेरेंटल वाले ये इससे मिल रहे हैं, ये वाला पेरेंटल सेम टू सेम इससे मिल रहा है, तो पेरेंटल यहां ज्यादा हो रहे हैं। और पेरेंटल ज्यादा कब होते हैं? जब लिंकेज होता है। आया क्या समझ में? तो ध्यान रखना, तो ध्यान रखना, ठीक है? यहां तक किसी को भी डाउट है तो बोलो। कोई डाउट नहीं है किसी को भी? ठीक है, अच्छी बात है। चलिए हम आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सो ये एक्सपेरिमेंट लिंकेज के बारे में कोई अभी कोई जनाब पूछ रहे थे कि किसने दिया था, थोड़ा सब्र कर लेते तो मैं बताने ही वाला था। सो लिंकेज के बारे में बताया था, और पहले दिन भी शायद मैंने बताया था ना कि लिंकेज टर्मिनोलॉजी किसने दिया है। दूसरे दिन की क्लास में बताया था मैंने, अगर याद हो तो, सब कौन फादर है, कौन क्या टर्मिनोलॉजी दिया है, बताया था ना? ठीक है। मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन gave the term लिंकेज। ठीक है, किसमें हेल्प करके अगर सीधी सी बात बोलें तो ड्रोसोफिला में इन्होंने स्टडी किया था, वहां से बताया था। तो थॉमस हंट मॉर्गन ने ये टर्म या कॉइन किया था इस टर्मिनोलॉजी को। ठीक है, जनाब का मतलब है, आप मेल हैं तो मेल को जनाब कहते हैं और फीमेल को मोहतरमा कहते हैं। ठीक है, उर्दू शब्द है। चलिए ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। एक और बात हम समझते हैं, एक और टर्मिनोलॉजी आप समझ लो। नहीं, अगर पढ़ा दिया गया है तो आप फिर टेस्ट लेने के लिए पूछ रहे हैं, इसका मतलब आप नहीं पढ़ रहे हैं। बिल्कुल नहीं पूछ सकते हैं आप। जिस चीज को नहीं बताया गया उस चीज को आप पूछिए। या तो आप नहीं पढ़ रहे हैं या तो फिर आप जानबूझ के पूछ रहे हैं, दो ही रीजन हो सकता है। चलो आगे। एक कायजमाटा, कायजमाटा वाला लाइव तो था ना? लाइव तो था।
कौन सा लेक्चर अपलोड नहीं हुआ है? चलिए, कायस्मेटा टर्म किसने दिया था, डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, तो कायस्मेटा सबसे पहले जेनसन ने ऑब्जर्व किया था, जेनसेंस। नाम थोड़ा अजीब तरीके से है, डबल एस है, जेनसेंस। ठीक है, सीधा सवाल पूछते हैं कई बार, किसने ऑब्जर्व किया था। तो कायस्मा बनने का मतलब क्या है, या फिर पर्पस ऑफ क्रॉसिंग ओवर क्या है, अगर आपसे ये भी पूछ ले, पर्पस ऑफ क्रॉसिंग ओवर फिजिकल एक्सचेंज बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, पर्पस ही यही होता है क्रॉसिंग ओवर का। और ये साइंटिस्ट का नाम है, ध्यान रखना, कायस्मेटा किसने ऑब्जर्व किया था या किसने देखा था, तो ध्यान रखना इस चीज को, सीधा पूछा जाता है। हाँ, ये सही स्पेलिंग है, जेंसीन, ऐसी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। और आपसे ये पूछा जा सकता है, अब लिंकेज मैप के बारे में चल रहे हैं, तो लिंकेज मैप ये सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था या किसने बनाया था, तो ये एक थॉमस हंट मॉर्गन के स्टूडेंट थे। इनका नाम भी थोड़ा अलग है, इसके बारे में बताया था एल्फ्रेड स्ट्रूटवेंट। स्ट्रूटवेंट, थोड़ा नाम अलग है, प्रोनाउंस कर आपसे अलग हो सकता है, STURTEVENT। ठीक है, ये थॉमस हंट मॉर्गन के स्टूडेंट थे, उन्होंने ही बताया था। और लिंकेज मैप क्या होता है, तो इट इज ऑल्सो नोन एज लिंकेज मैप, सॉरी जेनेटिक मैप, लिंकेज मैप तो लिख दिया मैंने, जेनेटिक मैप, या फिर इट इज अ टाइप ऑफ, इट इज अ टाइप ऑफ रिलेटिव मैप, रिलेटिव मैप। ध्यान रखना, ये रिलेटिव बोलने का मतलब क्या हो रहा है कि हमें एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं पता है, हमें बस प्रोजेनी के नंबर दे दिया गया, हमें बस प्रोजेनी का नंबर दे दिया गया और बोला कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालो। तो जितनी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आई उतना डिस्टेंस होगा जीन के बीच में। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, पिछले से ही मिलता जुलता, कैपिटल ए कैपिटल बी अगर 40 है, कैपिटल ए स्मॉल बी बी अगर 10 है, स्मॉल ए कैपिटल बी 10 है, स्मॉल ए स्मॉल बी बी 40 है। आरएफ वैल्यू निकाल के बताइए जरा इसमें, आरएफ वैल्यू। इसके लिए ट्रिक क्या होगा, आप ध्यान रखना, ध्यान रखना कि जो सबसे कम वैल्यू होता है वो रिकॉम्बिनेंट होता है। ठीक है, जो सबसे कम वैल्यू होता है वो रिकॉम्बिनेंट होता है। तो सबसे कम वैल्यू ये दोनों है, तो 10 प्लस 10 डिवाइडेड बाय टोटल, दैट मीन्स 100, तो 20 डिवाइडेड बाय 100, और परसेंटेज में चाहिए तो हमें 100 से मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 20। ठीक है, मतलब इससे आप क्या समझे, ए एंड बी जीन, ए और बी जीन 20 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस पर है। मतलब अगर ये दोनों मिलकर 100 बच्चे प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें से 200 मम्मी पापा से अलग होंगे, ये समझते हैं उसका मीनिंग। अगर ये दोनों मिलकर मान के चलो 50 बच्चे प्रोड्यूस किए तो कितने रिकॉम्बिनेंट होंगे बताना। अगर ये वाले डिस्टेंस वाले मम्मी पापा मिलकर 50 बच्चे प्रोड्यूस करते हैं तो रिकॉम्बिनेंट 50 में से कितने होंगे। अब केवल मैथ है इसमें, अब केवल मैथ है इसमें।
अगर 100 में 20 तो 50 में कितने? वेरी गुड सरोज, बहुत खूब। 100 में 20 तो 50 में 100। अगर ये दोनों मम्मी पापा मिलकर 500 बच्चे प्रोड्यूस करते हैं और जीन का डिस्टेंस 20 सेंटीमॉर्गन है, कितने रिकॉम्बिनेंट होंगे उन 500 में से और कितने पेरेंटल होंगे? अगर 100 में 20 तो 500 में कितने? अच्छा 50। पागल हो गए हो, इतना गंदा मैथ नहीं होना चाहिए। 100 में 20 तो 500 में 100। वेरी गुड अनिल, बहुत खूब, बहुत खूब मंजूत, वेरी गुड। ठीक है, उम्मीद है आप सीख गए होंगे कैसे मैथमेटिक्स कैलकुलेट करना है। वेरी गुड उर्वशी, वेरी गुड। सब कोई सीख गए? अविनाश, अर्जुन, अनिल, अलका, यश, वंदना, सुधा, सोनम, संगीता, प्रतीक, मंजूत, ईश्वर। सीख गए? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। नोट करके एक पॉइंट लिखो। ऊपर में क्वेश्चन देखो प्लीज। हाँ, क्या देखूं ऊपर में? सर जॉनसन या जेनसन, हाँ अलग अलग है, अलग अलग है। चलो नोट करके, और ये नाम है सरोज, हम कैसे बता सकते हैं कि तुम किस जॉनसन की बात करो? मेरे दोस्त का नाम भी जॉनसन है, अब बोलो। वो हमें पता किस चीज के बिहाफ में पूछ रहे हो ये भी तो पता होना चाहिए। जोहानसन है, जॉनसन है, जेनसन है, सब अलग अलग है। वो तो नाम है ना, उसमें क्या लेना देना है? किस बिहाफ में पूछा जा रहा है वो भी पूछा जाएगा, तभी तो हम नाम को डिफरेंस कर सकते हैं। छोड़ो, चलो तो नोट करके लिखना। पेरेंटल फ्रीक्वेंसी इज मोस्टली या फिर मैक्सिममली, मैक्सिमम हाई because crossing over is a rare phenomena, rare phenomenon। तो पेरेंटल ज्यादा होंगे, ये एक रेयर फिनोमिना है, इस चीज का ध्यान रखना। तो मोस्ट ऑफ टाइम पेरेंटल ही ज्यादा होंगे, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर मान के चल लो ऐसा कुछ डेटा दे रखा है, ये क्वेश्चन है, कैपिटल ए क्रॉस स्मॉल ए स्मॉल बी प्रोड्यूस्ड 600 रो प्रोड्यूस या क्रॉस एंड प्रोड्यूस्ड F1 generation and F1 is test crossed and the following progeny produced out of 1000
चलो निकाल के बताना। यस 200 आंसर कैसे हो सकता है आरएफ का वैल्यू परसेंटेज में 200%। ये रिकॉम्बिनेंट है, ये रिकॉम्बिनेंट है, तो 200 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई 100 20%। फिर से मतलब कि डेटा बदल जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद ही समझ में आएगा। इससे क्या समझ में आता है कि ए और बी 20 सेंटीमॉर्गन की दूरी पर है। ज्यादा सही बोलना यह होगा कि लगभग 20 के पास हैं, या 20 से कम है या 20 से ज्यादा है, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर ऐसा आंसर पूछ लिया आपसे कि क्या एग्जैक्ट 20 है, नहीं, 20 के करीब है, या तो 20 के कम है या 20 के ज्यादा सेंटीमॉर्गन। आई बात समझ में? आ गई क्या बात समझ में? ज्यादा सही बोल रहा हूं, हालांकि वैसे आज तक पूछा ही नहीं गया है, जिस एग्जाम को आप दे रहे हैं इतना नहीं आपको कंफ्यूज करते हैं, वो सीधा सीधा आंसर बताने बोलते हैं। ठीक है, ये एक्सट्रीम लेवल पर कभी इंटरव्यू में आप ज्यादा उलझ जाते हैं तो फिर आपकी वाट लगाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा। वैसे तो आपसे बेसिक ही पूछते हैं वो, लेकिन आपको पढ़ाना है आगे जाके, तो आप ध्यान रखिए, कंसेप्ट क्लियर रखिए कि क्या होगी बातें। ठीक है, चलो आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से और क्या क्या हो सकती है बातें। ठीक है, क्वेश्चन लिखो एक, इफ ए एंड बी जीन डिस्टेंस is 20 centimorgan and C and D gene distance is 51.5 centimorgan. Which combination of gene in individual produce more progeny which are different from parent। चलो कौन करने चाहिए? पहला ऑप्शन ए एंड बी, दूसरा ऑप्शन सी एंड डी, चौथा ऑप्शन ए एंड डी, चौथा ऑप्शन ए एंड सी। वेरी गुड, वेरी गुड। दूसरा, ये दोनों तो आपको उलझाने के लिए दिया है, इन सब के बारे में डेटा ही नहीं दिया है तो हम कैसे बता पाएंगे? उसके लिए तो फिर हमें और एक्स्ट्रा डेटा चाहिए होगा। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब आते हैं हम, एक एक्सपेरिमेंट किया था बैटसन और पनेट ने मिलकर एक्सपेरिमेंट किया था, ये वाला एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो उन्होंने स्वीट पी लिया था, स्वीट पी, जिसका बॉटनिकल नेम है लथाइरस ओडोरेटस, लथाइरस ओडोरेटस। उन्होंने लिंकेज को एक्सप्लेन करने के लिए आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कौन कौन से कैरेक्टर लिए थे, तो फ्लावर कलर और पॉलन का शेप, पॉलन के लिया था कैरेक्टर को, फ्लावर के कैरेक्टर को और पॉलन के कैरेक्टर को। फ्लावर में क्या, तो पॉलन, फ्लावर का कलर, और पॉलन में क्या, तो पॉलन का वो लॉन्ग है या राउंड है, ये लिया गया था। पूछा जा सकता है किसने लिया था, बैटसन और पनेट ने लिया था, किसको समझाने के लिए, आइए समझते हैं। ठीक है, सो दैट उन्होंने बताया कि ब्लू फ्लावर और लॉन्ग पॉलन, तो उनके जीनोटाइप ये होते हैं। ठीक है, रेड फ्लावर और राउंड पॉलन वो रिसेसिव वाले होते हैं, स्मॉल बी भी एल एल है वो, तो स्मॉल बी कैपिटल एल से ये वाला गैमेट बनेगा और स्मॉल बी भी स्मॉल एल एल से ये गैमेट बनेगा। F1 में ब्लू और लॉन्ग पॉलन आएंगे डोमिनेंट वाले। फिर उन्होंने टेस्ट क्रॉस कराया, ये टेस्ट क्रॉस है, यहां लिखा भी है, ये डाया हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। ठीक है, तो डाया हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या आता है, पहले मुझे ये बताओ। F2 जनरेशन में डाया हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का F2 जनरेशन में क्या रेशियो आता है? और उसका मोनो हाइब्रिड का F2 जनरेशन में क्या रेशियो आता है टेस्ट क्रॉस का? एनीवन? टेस्ट क्रॉस का मतलब 1 1 1, ये डाया हाइब्रिड क्रॉस के लिए है। 1 1 नहीं, वो किसका लिखा है संगीता? डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। और मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या, कि ये है, ये लो, तो मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में रेशियो आएगा 1:1, मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। वेरी गुड, वेरी गुड, चलो बहुत अच्छे। सो उन्होंने भी वही एक्सपेक्ट किया था, जब वो क्रॉस कराए तो F1 में तो ब्लू और लॉन्ग आया, लेकिन जब टेस्ट क्रॉस कराया ना उन्होंने, तो रेशियो इतने मिले उनको, 44 रेड और राउंड मिले, 6 रेड और लॉन्ग मिले, 6 ब्लू और राउंड मिले, और यहां पास क्या, ब्लू और लॉन्ग 44 मिले। तो आप देखो पेरेंटल ज्यादा आ रहे हैं, ब्लू और लॉन्ग, रेड और राउंड, ब्लू और लॉन्ग, रेड और राउंड, ये दिख रहा सेम सेम आ रहे हैं। तो उन्होंने जब रेशियो ऑब्जर्व किया तो उनको रेशियो मिला 7:1:1:7। तब उन्होंने बोला ऐसा क्यों हो रहा है, आना तो चाहिए था 1:1:1, लेकिन 7:1:1:7 क्यों आया? तो उन्होंने फिर ये कंक्लूजन दिया कि जीन के बीच में लिंकेज है और वो सेम क्रोमोसोम में हो सकता है, सेम आर्म पर हो, इसीलिए पेरेंटल ज्यादा आए, और पेरेंटल 7 है, जबकि रिकॉम्बिनेंट 1 और 1 है, इसलिए उन्होंने ये कंक्लूजन दिया। इसका मीन्स क्या है, लिंकेज है जीन के बीच में। आई बात समझ में क्या? तो आपसे पूछा जा सकता है कि F2 जनरेशन में, अगर ध्यान से सुनना मेरे क्वेश्चन को, अगर F2 जनरेशन में पेरेंटल ज्यादा आ रहे हैं रिकॉम्बिनेंट की तुलना में, तो उसका क्या सेंस निकलता है, दो जीन के बीच में लिंकेज है, ये सेंस निकलता है। अगर F2 जनरेशन में सारे इक्वल आने की प्रोबेबिलिटी आ रही है, दैट मीन्स वो मोस्ट प्रोबेबल अनलिंक्ड है, ये कंक्लूजन निकलता है। आ गया समझ में? तो अगर 7:1:1:7 ये किसको बताता है, लिंकेज को बताता है या अनलिंक्ड को बताता है? और ये किसको बताएगा फिर? 1:7:7:1। वेरी गुड, ये देखो जरा, ये देखो जरा, ठीक है, नो रिकॉम, चलो ठीक है।
तो उम्मीद है बात समझ आ गया होगा कि किस तरीके की हम बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो ज्यादा बेहतर क्या होता है, एक्सपेक्टेड 1:1 होता है तब ज्यादा सही होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। जैसे यहां देखो, ब्लू और राउंड पोलन, राउंड क्या है, रिसेसिव है, रेड और लॉन्ग पोलन, तो दोनों अलग अलग में थे। ठीक है, तो F1 में अब ये दोनों पेरेंट बन गए, इनका जब टेस्ट क्रॉस ऐसा कराया गया क्रॉस, तो यहां पास पेरेंट कम आ रहे थे और उसके बाद ये इंटरमीडिएट वाले ज्यादा आ गए। ठीक है, तो ये लिंकेज को प्रूफ करता है। फिर ये लिंकेज प्रूफ कर रहा है कि अगर पेरेंटल ज्यादा आ रहे हैं तो लिंकेज है, अगर सारे इक्वल रेशियो में आ रहे हैं या रिकॉम्बिनेंट ज्यादा आ रहे हैं तो वो अनलिंक्ड को प्रूफ कर रहा है। बस इतनी सी बात है। ठीक है, नो लिंकेज बोलने से अच्छा अनलिंक्ड बोला जाता है। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गया होगा, उम्मीद है समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं, मान के चल लो एक और 3 पॉइंट क्रॉस में चलते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट क्रॉस में क्यों, क्योंकि अगर आप देखें ध्यान से, ठीक है, इफ 2 जीन done 2 gene are present very far, बहुत दूर है ना, हाइपोथेटिकली मान के चलो, वेरी फार इन सेम क्रोमोसोम, so there may be chance of डबल क्रॉस ओवर, डबल क्रॉस ओवर का चांसेस हो सकता है, इस चीज को ध्यान रखना, डबल क्रॉस ओवर के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, सो मान के चल लो ये एक जीन है, ए जीन यहां है, बी जीन यहां है। ठीक है, इतनी दूरी है दोनों में, नीचे उसी के अगर हम क्रोमोसोम बनाते हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी, 2 क्रॉसओवर हो गया, एक क्रॉसओवर अगला क्रॉसओवर। अब बताओ इसमें पेरेंटल बनेंगे या रिकॉम्बिनेंट बनेंगे या दोनों बनेंगे? अब बताओ इसमें पेरेंटल बनेंगे, रिकॉम्बिनेंट बनेंगे या दोनों बनेंगे? दोनों बनेंगे संगीता। ओके, लेट्स सी, देखते हैं। बोथ बनेंगे उर्वशी, शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड। यस का कहना है केवल पेरेंटल बनेंगे, सरोज का भी यही कहना है। लेट्स सी, क्या बना संगीता, क्या बना? उर्वशी क्या बना? केवल यही बनेंगे, ऑल पेरेंटल, ऑल पेरेंटल। ठीक है, तो अगर 2 जीन के बीच में डबल क्रॉसओवर होता है तो ऑल पेरेंटल बनते हैं, मतलब डबल क्रॉसओवर का कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, सिंगल क्रॉसओवर का फायदा 2 जीन के बीच में। तब जाकर कुछ साइंटिस्टों ने बोला कि 3 जीन क्यों नहीं ले सकते हैं? हो सकता है ना, अगर हम ए और बी को इतनी दूरी पर रखें, यहाँ पर सी जीन हो तो, यहाँ स्मॉल सी जीन हो सकता है ना। अगर हम केवल ए और बी को देख रहे हैं, बीच में कोई जीन पढ़ा ही नहीं, तो बीच में कोई जीन और हो भी तो सकता है ना, हो सकता है या नहीं? हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। तो अगर 3 जीन होंगे तब अलग केसेस होगा, 2 जीन को लेकर डबल क्रॉसओवर कराओगे ना
तो रिकॉम्बिनेंट नहीं बनेंगे अगर सेम स्ट्रैंड में हो तो। इफ डबल क्रॉस ओवर अकर इन ओनली 2 स्ट्रैंड, तब ये चांसेस हो जाता है। ठीक है, 2 ही स्ट्रैंड में डबल होने चाहिए, मीन्स बोथ क्रॉस ओवर इन सेम टू स्ट्रैंड, ये वाली बात आ जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए अब 3 पॉइंट क्रॉस आता है, इसके लिए 3 पॉइंट क्रॉस आता है कि किस तरीके से बात हो सकती है 3 पॉइंट क्रॉस के बारे में। ठीक है, सो ऐसा कुछ कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, तो इसका एक होमोलोगस हो सकता है स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा, ध्यान रखना, अगर आपको ऐसा बोल दिया क्वेश्चन में आरएफ वैल्यू ए एंड बी का 10% है और जबकि बी एंड सी का 25% है। ठीक है, तो इसके लिए जेनेटिक मैप बना के बताओ, तो इसके लिए जेनेटिक मैप बता के बताओ। तो ए, चलो मैंने मान लिया ए के करीब कौन होगा, बी होगा या सी होगा, हमें नहीं पता है ए के करीब कौन होगा, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, क्योंकि दूरी तो बता रखा है। कौन होगा ए के करीब, बी ही होगा, क्योंकि डिस्टेंस पास दिया है। वेरी गुड, तो बी को मैं कहां बनाऊं, मतलब सी लास्ट में होगा, तो बी को मैं कहां बनाऊं, एग्जैक्ट बीच में बनाऊं या ए के करीब बनाऊं या सी के करीब बनाऊं, ए के करीब बी को बनाऊं या सी के करीब बनाऊं, ए के करीब बनेगा। वेरी गुड, तो यहां से यहां डिस्टेंस 10 सेंटीमॉर्गन होगा, फिर यहां 25 सेंटीमॉर्गन होगा। आई बात समझ में आ गई? अब बताओ इनमें से कौन से 2 जीन ज्यादा रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी प्रोड्यूस करने के चांसेस हैं, चांसेस, गारंटी नहीं, चांसेस। बी और सी, वेरी गुड, बी और सी, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड, चलो बहुत खूब। एक और क्वेश्चन समझो जरा, ठीक है, एक और क्वेश्चन, ए बी 12 सेंटीमॉर्गन, बी सी 8 सेंटीमॉर्गन, ए सी 4 सेंटीमॉर्गन। बताओ जीन का सीक्वेंस बताओ, जीन ऑर्डर सीक्वेंस क्या होगा, जीन ऑर्डर सीक्वेंस क्या होगा, ए सी बी या बी सी ए भी तो पढ़ सकता हूं ना मैं, बी सी ए ये भी तो पढ़ सकता हूं ना मैं इस एंड से पढ़ूं या इस एंड से पढ़ूं, बात तो एक ही होगी, हाँ या ना। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले ज्यादा वाला नंबर देखना है, सबसे ज्यादा कौन है, ए और बी, तो डिस्टेंस ज्यादा होगा तो ए और बी को दूर बना दिया। फिर उसके बाद उससे उससे कम कौन है, तो बी और सी, तो बी और सी अगर दूर होंगे तो सी मैं यहां बनाऊंगा। ठीक है, तो ए और बी के बीच की, ए और बी के बीच की दूरी 12 सेंटीमॉर्गन, जबकि बी और सी के बीच की दूरी 8 सेंटीमॉर्गन, ए और सी के बीच की दूरी 4 सेंटीमॉर्गन, तो 8 4 12।
क्या मैंने सही बनाया है? तो जीन ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए सी बी और बी सी ए, दोनों हो सकता है। क्या सही है? क्या ये सही है? ए और बी डायरेक्ट अगर हाँ बोल सकते हो वैसे नहीं, लेकिन बीच में एक जीन स्किप कर रहे हो और वैसे फिर तो गलत हो सकता है। ज्यादा बेहतर बोलना होगा सी और बी मोर रिकॉम्बिनेंट है ए और सी की तुलना में, क्योंकि तुमने एक जीन बीच में स्किप किया तो वो गलत हो सकता है। ठीक है, वेरी गुड। चलो अब बताना जरा एक और क्वेश्चन, ए बी 20 सेंटीमॉर्गन है, बी सी 40 सेंटीमॉर्गन है, क्वेश्चन ये दिया है इस बार। चलो ए बी सी, क्वेश्चन ये है ऑप्शन में ए और सी के बीच का डिस्टेंस 60 सेंटीमॉर्गन है, ए और सी 30 सेंटीमॉर्गन है, ए और सी के बीच का डिस्टेंस 100 सेंटीमॉर्गन है, ए और सी के बीच का डिस्टेंस 50 सेंटीमॉर्गन। अभी मैंने सिखाया 50 सेंटीमॉर्गन से ज्यादा डिस्टेंस होगा क्या? बधाई हो, माइनस मार्किंग कर रहे हो, बधाई हो। हाँ बधाई हो, कोई बात नहीं, वहां थोड़ी मानेगा कि तुम भूल गए, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ऐसी गलती करते रहो, ठीक है, बहुत अच्छे। चलो आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं 3 पॉइंट क्रॉस के बारे में, ठीक है। 3 पॉइंट या फिर फैक्टर या फिर जीन क्रॉस, 3 जीन इन्वॉल्व होंगे, 3 जीन आर इन्वॉल्व, 3 जीन इन्वॉल्व होंगे यहां, ठीक है। तो आपको वो डेटा दे देते हैं, जैसे कि मान के चलो 3 जीन है तो तीनों को हेटेरोजाइगोट ले रहे हैं, कितने प्रोजेनी बनेंगे बताओ जरा, मैक्सिमम कितने प्रोजेनी बन सकते हैं अगर यहाँ 3 हेटेरोजाइगोट वाले जीन है तो, या 3 जीन है तो कितने प्रोजेनी बन सकते हैं, फटाफट बताओ। 8, वेरी गुड, 8 टाइप प्रोजेनी। और कितने टाइप के गैमेट बन सकते हैं, कितने टाइप के गैमेट बन सकते हैं? वेरी गुड, /8 गैमेट्स, 8 टाइप ऑफ गैमेट्स बन सकते हैं। 8 टाइप बोल रहा, 8 ही नहीं 8 टाइप के बनेंगे, हो सकता 8 टाइप के 100 गैमेट बन जाए, पॉसिबल है, पॉसिबल है ना, 8 टाइप के 100 गैमेट बन जाए, पॉसिबल है ना। तो टाइप अलग होता है, टोटल अलग होता है, ध्यान रखना ये चीज। चलो एक क्वेश्चन समझते हैं और आपको देखते हैं। तो एक डेटा दे रखा है TRY, स्मॉल TR स्मॉल y
कैपिटल टी, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल टी, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल टी, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल टी, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। ठीक है, ये दे रखा है इधर वाले सारे, ये जो इधर राइट साइड जो मैंने लिखा है वो सारे क्या है, स्मॉल है। ठीक है, क्योंकि टेस्ट क्रॉस में एक तरफ से तो सेम गैमेट आएगा। ठीक है, एक तरफ से तो सेम गैमेट आएगा। ठीक है, ऐसे कुछ। सो अगर यहाँ डेटा दे रखा है, मान के चलो ये 350 दिया है, 350 दिया है, 100 दिया है, 100 दिया है, 45 दिया है, 45 दिया है, 5 दिया है, 5 दिया है। अब मुझे ये बताओ, ये डेटा देख के क्या इसमें लिंकेज है या नहीं है? क्या इसमें लिंकेज है या नहीं है? डेटा को देख के बताओ, लिंकेज है या नहीं है? है। ठीक है, डेटा को देख के समझ में आता है लिंकेज प्रेजेंट इन, लिंकेज प्रेजेंट इन 3 जीन। और वो 3 जीन कौन है? टी, आर एंड वाई जीन। ठीक है, पेरेंटल ज्यादा नहीं है, उससे लेना देना ही नहीं है। आईयूसी लेना देना इससे है, इफ रेशियो, आठों का रेशियो ऐसे आ जाए 1:1:1:1:1:1:1, क्योंकि टेस्ट क्रॉस में यही आएगा। तो 3 3 6 7 8 अगर इक्वल आता तो बोलते नो लिंकेज या फिर अनलिंक्ड। आई बात समझ में क्या? आई बात समझ में क्या? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर? फटाफट टेल मी, इज दैट क्लियर? अब आपको बोलेगा इसमें से डबल क्रॉसओवर बताओ कौन है, तो जो सबसे कम होगा वो डबल क्रॉसओवर होगा। तो सबसे कम कौन है? ये दोनों है, तो ये डबल क्रॉसओवर है। पेरेंटल कौन है? जो सबसे ज्यादा, ये पेरेंटल है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा हो गए। अब इसमें से आपको कैसे निकालना है जीन ऑर्डर? अब जीन ऑर्डर कैसे निकालोगे इसके बारे में समझो। ठीक है, जीन ऑर्डर कैसे निकाला जाएगा? तो यहां देखो, आप मिला के देखना, पीछे आपको अभी समझ में आ जाएगा किस तरीके से मैं बात कर रहा हूं। तो पेरेंटल कौन से हैं? पेरेंटल कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, पेरेंट 1 थे। पेरेंट 2 स्मॉल टी, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। 350 350 डबल क्रॉसओवर हमने निकाल लिया, डीसीओ। ठीक है, डबल क्रॉसओवर निकाल लिया। इसमें डबल क्रॉसओवर कौन से थे? ये जीन वाले थे, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, 5 5। अब जीन ऑर्डर कैसे निकालेंगे? देखो कौन कौन कॉमन है। कैपिटल टी, कैपिटल वाई, कैपिटल टी, कैपिटल वाई, स्मॉल टी, स्मॉल वाई, स्मॉल टी, स्मॉल वाई। तो जो ऑड है, ऑड कौन है? ये आर वाले ऑड है, यहाँ आर वाला ऑड है। कैपिटल और स्मॉल में ऑड है, तो जो ऑड होता है वो बीच में होता है। मतलब आर वाई टी और वाई आर टी, ये जीन ऑर्डर है, ये जीन ऑर्डर है। ठीक है, उसके बाद अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस बिटवीन टू
डिस्टेंस बिटवीन टी एंड आर जीन, ठीक है, टी एंड आर जीन। तो अब ध्यान से डेटा को देखो, हमने पेरेंट किसको बोला है, इसको बोला है, और टी और आर के बीच में हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, टी और आर के बीच में। तो पेरेंट में कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल आर है। अब बस इस डेटा में देखो, इस तरफ वाले में जहां कैपिटल टी कैपिटल आर है वो पेरेंटल टाइप होंगे, और जहां नहीं है वो नॉन पेरेंटल टाइप होंगे। और नॉन पेरेंटल डिवाइडेड बाय टोटल करना होता है डिस्टेंस निकालने के लिए। तो इसमें से ये पेरेंटल है, ये भी पेरेंटल है, ये भी पेरेंटल है, ये भी पेरेंटल है, मतलब नॉन पेरेंटल 100 प्लस 100 प्लस 5 प्लस 5 टोटल कितने हो गए, 1000 है, मल्टीप्लाई 100 21 आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से डिस्टेंस बिटवीन आर एंड वाई, आर एंड वाई के बीच में अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो अब हमें केवल आर और वाई को देखना होगा, ठीक है। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब यहां इसमें केवल आपको टी को नहीं देखना है, इस तरह केवल आर को देखो। तो ये पेरेंट है, ये भी पेरेंट है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, बाकी में नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, 45 प्लस 45 5 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई 100 कितना आ जाएगा 10। और आपको फिर डिस्टेंस बिटवीन टी एंड वाई तो जोड़ दो, 21 प्लस 10 31 डिस्टेंस निकल गया, क्या निकल गया? इज दैट क्लियर? तो आप इसको इस तरीके से निकाल सकते हो। तो आपको पूरा निकालने नहीं दिया जाएगा, ठीक है, पूरा निकालने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इसके आगे हम कल क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी। एक टॉपिक बस बच रहा है, सीओसी या फिर इनफरेंसेस क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस क्या है, या फिर इनफरेंसेस क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।